नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। दर्शकों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इस देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसको कायम रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शो है। उस दौर में जब विपक्ष में भी बैठे हुए स्लीपर सेल, मैं ये कार्यक्रम लाने के तुरंत पहले शशि थरूर को सुन रहा था। आज का बयान शशि थरूर जैसा कांग्रेस में बैठा स्लीपर सेल जब ये कह रहा हो कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को होली बुक मानते हैं, यानी पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब मानते हैं, पुस्तक मानते हैं। कितना मानते हैं, आज इस कार्यक्रम में सब सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, क्योंकि सरकार मतलब मोदी, सिस्टम मतलब मोदी, उनका तंत्र, मोदी एंड कंपनी जजों का ट्रांसफर करवाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो जज, उस जज के फैसले सरकार को असहज करते हैं तो तबादले करवा दो। और ये जो वार है, इस वार का शिकार पूर्व सीजेआई गवई भी हुए हैं, और ये वार किसी और ने नहीं किया है। मुझे लगता है पहली बार, क्योंकि रिटायर होने के बाद कई जजों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज उज्जवल भुइयां ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं तो कई बार, हम चर्चा करते हैं जब न्यायपालिका पर, तो जस्टिस भुइयां को, जस्टिस अभय अशोक को, जस्टिस नागरत्ना को कहते हैं कि सबसे देश के ईमानदार और धाकड़ जज हैं। तो उन्होंने साबित किया ये बात और कोलेजियम की क्लास लगा दी है उन्होंने। दो बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं हमारे साथ। भाऊ न्यूज लॉन्चर की रीढ़ मार्गदर्शक तो साथ में है, और हमारे साथ बलराज मलिक साहब हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्वपूर्ण मसला होता है तो मलिक साहब से मुखर आवाज हमें कोई मिलती नहीं है। मलिक साहब हैं। मैं बस सीधा खबर पर आता हूं। आपको 132 सेकंड, 133 सेकंड की क्लिप भी सुनवाऊंगा और फिर मैं सीधा मलिक साहब के पास चलूंगा और भाव से चर्चा बढ़ाएंगे। भैया दिखाइए, हेडलाइन लाइए। सरकार के खिलाफ फैसले देने पर जजों का ट्रांसफर क्यों, जस्टिस भुइयां के तीखे सवाल। आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए दनादन। सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जज का ट्रांसफर ठीक नहीं, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उठाए सवाल। बढ़िए बढ़िए फटाफट, फिर उसके बाद सुनवाना भी है, बयान भी। उज्जवल भुइयां ने कहा कि केंद्र सरकार की मांग पर किसी हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर प्रस्ताव में बदलाव करना कॉलेजियम सिस्टम की निष्ठा को खतरे में डालता है। जस्टिस भुइयां ने जोर दिया कि जजों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में कार्यपालिका का कोई हक नहीं है। यह पूरी तरह से न्यायपालिका का अपना क्षेत्र है। ये पुणे में ILS लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल GV पंडित मेमोरियल लेक्चर के दौरान ये बोल रहे थे। जस्टिस भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में सरकार दखल न दे। अगर कॉलेजियम सरकार के दबाव में आ जाता है तो इस सिस्टम का मूल मकसद खत्म हो जाता है। आगे जस्टिस भुइयां ने पिछले साल अक्टूबर के एक मामले का जिक्र किया, तभी मैंने गवई की बात की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन केंद्र सरकार की पुनर्विचार की मांग पर इसे बदलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। कॉलेजियम के रिकॉर्ड में यह बात मेंशन है, खुद लिखा है कि यह बदलाव सरकार की मांग पर हुआ। ये सोचिए, अपना खुद ही अपने शर्म की कथा खुद लिखी कॉलेजियम ने। चलिए आगे। जस्टिस भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम के रिकॉर्ड में यह लिखना कि ट्रांसफर केंद्र की मांग पर हुआ संवैधानिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रिया में कार्यपालिका के दखल को साफ दिखाता है। उन्होंने पूछा कि क्या किसी जज को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर किया जाए क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक फैसले दिए? क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती? ट्रांसफर सिर्फ न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होते हैं, न कि जजों को सजा देने के लिए जो सरकार को पसंद न आए। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर होने पर जस्टिस श्रीधरन हाई कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य बन जाते।
ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सजा ही हुई। जस्टिस श्रीधरन हाईकोर्ट कोलेजियम के मेंबर होते अगर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ट्रांसफर होता, लेकिन इलाहाबाद में उनकी सीनियरिटी बहुत कम हो गई है। जस्टिस श्रीधरन को एक स्वतंत्र जज के रूप में जाना जाता है। जस्टिस भुइयां ने और आगे क्या कहा, केंद्र सरकार का हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर में कुछ भी दखल नहीं होना चाहिए। वे नहीं कह सकते कि फला जज को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, यह न्यायपालिका का विशेष क्षेत्र है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाई संविधान की बुनियादी विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। अब जरा सुनवा दीजिए, पूरा तो भाषण नहीं, लेकिन 2 मिनट 13 सेकंड सुनवा दीजिए जरा जस्टिस भुइयां को। Why should a judge be transferred from one high court to another high court merely because he had passed certain inconvenient orders against the government? Does it not affect the independence of the judiciary? Then again, when it is noted in the collegium resolution itself that a particular high court judge who was being transferred to a different high court was subsequently transferred to another high court by modifying the earlier recommendation on reconsideration sought for by the central government, does it not compromise the integrity of the collegium system? When the collegium itself records in its minutes that transfer of a high court judge was being made at the request of the central government, it reveals a striking intrusion of executive influence into what is constitutionally supposed to be an independent process, created to render such process immune from executive and political influence. Friends, then, by the very nature of things, the central government can have no say in the matter of transfer and posting of high court judges. It cannot say that such and such judge should not be transferred or should be transferred, or if transferred to such and such high court. It is exclusively within the domain of the judiciary. Transfer of judges is always for the better administration of justice. बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा, कोई घुमा फिरा के नहीं कहा। और मुझे तो पहली बार हो सकता है और पहले कोई रहा हो, सिटिंग जस्टिस। मैं सीधा मलिक साहब के पास चल रहा हूं, फिर भाव के पास आऊंगा और एक क्लिप और आपको अभी आगे सुनवाऊंगा। एक क्लिप वो और बहुत कुछ साफ करेगी कि ये सरकार, ये सिस्टम, ये इकोसिस्टम मोदी का कैसे न्यायपालिका के साथ इसका तालमेल है, या आप जो भी शब्द दें। मलिक साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां को सुनने के बाद, आप तो सुप्रीम कोर्ट की रोज आबो हवा अपनी आंखों से देख रहे हैं और एहसास महसूस कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में कुछ इससे लग रहा है परिवर्तन होगा, या सुप्रीम कोर्ट का पूरा सच आज की तारीख में जो असली हकीकत है, गवई या सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, दोनों की हकीकत को खोल के रख दिया है जस्टिस भुइयां ने? बिल्कुल, ये मुझे और बहुत सारे वकीलों को सिर्फ उम्मीद ही जस्टिस भुइयां से थी, और किसी में इतना दम ही नहीं है। जस्टिस नागरत्ना के कई फैसले आप देखते हैं, मजबूती से वो सामने आती हैं, मगर इस तरह की बातें वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें चीफ जस्टिस बनना है। हो सकता है वो डर कहीं सता रहा हो, थोड़े से समय के लिए चीफ जस्टिस बनना, कभी ये सरकार इग्नोर कर दे, वो पद और पदवी छीन ले किसी भी तरह से। तो जस्टिस भुइयां ने जो कहा, उन्होंने इज्जत बचाई है देश के जुडिशियल सिस्टम की, कि अभी भी बचा हुआ है कुछ दमखम, वरना तो ज्यादातर तो धराशायी हो गया मामला। और ये जो जस्टिस मुरलीधर की जमानत आधी रात को कोलिजियम ने की, जस्टिस श्रीधरन की जमानत ट्रांसफर इस तरह से हुई, जस्टिस मुरलीधर की हुई, और अब जो ट्रांसफर हुई है एक संबल में भी आपने देखा होगा
ये सारी की सारी इन ट्रांसफर में करने वाले जो जज शामिल हैं वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। देश के साथ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और संविधान के साथ गद्दारी की है। वो देश के साथ गद्दारी की है इन सभी जजों ने। चाहे वो कोलिजियम में थे जिस वक्त उन्होंने जस्टिस मुरलीधर की बदली करी थी आधी रात को, वो कोलिजियम के सारे सदस्य देश के एक तरह से गुनहगार हैं। और उसी तरह से ट्रांसफर श्रीधरन की करना इन्होंने सभी जजों ने और आज हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी देश के जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने का काम किया है। ये कहेंगे विश्वासघात किया है सिस्टम के साथ। ये पूरे सिस्टम को खुद ही कमजोर करने के जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं ये कह रहा हूं, आज के दिन जो प्रचलित चीज है वो एक ही है कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाए। अपोजिशन को इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाना जरूरी है, चाहे इंपीच हो या ना हो, वो तो बहुत सेकेंडरी बात है, मगर कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जस्टिस उसने क्या नाम है, गवई ने तो अपनी पोल खोल ली कि हमारे को संविधान का ज्ञान नहीं है, हमारे को जुडिशियल सिस्टम का ज्ञान नहीं है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आप किन पदों तक पहुंच जाते हैं और आप की नॉलेज पेज को चैलेंज करते हैं कि आपने अपने उसमें लिख दिया कि सरकार के कहने पे। सरकार होती कौन है भाई जुडिशरी में, जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसफर करने वाली? पहली बात तो ये उसी तरह का मामला है, रिश्वत देने की कोशिश करना और फिर रिश्वत ले लेना। सरकार ने जजों की ट्रांसफर की बात कही है तो सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, उस आदमी को कटघरे में करना चाहिए था, सुओ मोटो एक्शन लेके उसके के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ने। कि उसने हिम्मत कैसे दिखाई सरकार ने कि इस आदमी की बदली कर दो या इस आदमी की बदली वहां से वहां कर दो, छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद कर दो। और फिर उस बात को मानना, कोलिजियम द्वारा जिन जिन लोगों ने वो बात मानी है वो उतने ही दोषी हैं जो भ्रष्टाचार, रिश्वत के, करप्शन के केस के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक ने रिश्वत देने की कोशिश की, दूसरे ने रिश्वत ले ली, तो ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये सरकार की तरफ से जिसका इशारा है वो देश के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जिन कोलिजियम के लोगों ने इन जजों की, अपराइट स्ट्रांग जजों की, जो जुडिशियल सिस्टम की कैप में फीदर हैं, एक तरह से शान थे हैं जो जुडिशियल सिस्टम के, और मुरलीधर भी जो शान थे, आज जिनको यूनेस्को और यूएन रिकॉग्नाइज करता है, अपनी कमेटियों का चेयरमैन बनाता है सच्चाई को उजागर करने के लिए, उन लोगों को इन्होंने नीचा दिखाने का काम किया है। ये देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जो लोग इन जजों की बदली करवाना चाहते हैं या जो जज इन जजों की बदली कर रहे हैं, ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं। अब ये खुल के वकीलों को देश के सामने आना चाहिए। संभल के वकीलों को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने नारे लगाए और सामने आए कि इनकी बदली, इनको रिइंस्टेट करो। और उन्होंने क्या किया, जिसको सीजीएम बनाया था, जिसने मस्जिद की खुदाई और जांच के आदेश दिए थे, जिसने बेवकूफी भरा वो फैसला लिखा था, उसको तो आप रिवार्ड दे रहे हैं, और जो अपराइट फैसला करता है उसको आप सजा दे रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? ये कौन सी सदी में, इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा कर रहे हो? तो इनकी मानसिकता कहाँ है? क्या मानसिकता के लोग हैं ये तो अंग्रेजों से भी बुरे लोग हैं। इंडियन लीडर, इंडियन सरकार के रूप में जो लोग सत्ताओं को चला रहे हैं कहीं भी, वो तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है इस देश के लिए। वो कौन से, हम हिस्ट्री की किन बातों को याद करें? न्यायिक व्यवस्था का इतना बेड़ा गर्क हो सकता है और जज कोलिजियम में बैठे हुए इतने, इसको सीजीआई को दिखाई नहीं देता, जस्टिस सूर्यकांत को दिखाई नहीं देता क्या? उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, उसकी बदली रोकनी चाहिए थी नीचे वाले जज की, जो संभल में की है जिसकी, उस बंदे की। इससे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इन्होंने नपुंसक बनाने का काम किया। एक आध इक्का दुक्के जज बचे हुए हैं जो लोगों को जमानत देने की हिम्मत करते हैं, या जो लोगों को, सरकार में बैठे हुए लोगों की नकेल कस के उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दे सकते हैं। बाकी तो छोड़ा कहाँ है? जुडिशरी में कहाँ हिम्मत है? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आज नौकरी बचाने के अलावा कुछ काम नहीं कर रही। हिम्मत का काम जहां उनको करना चाहिए। इन्होंने देश के जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने का काम किया। इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा देशद्रोही काम कोई नहीं हो सकता। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरेआम सरकार के प्रमुख पदों में बैठे हुए लोग हैं खास तौर पे। और इसमें मानना पड़ेगा, इसके लिए जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी, इसके लिए जिम्मेदार है राष्ट्रपति, इसके लिए जिम्मेदार है गृह मंत्री, या बीजेपी के वो सब लोग जो इस मौके पे चुप बैठे हुए हैं, अपनी अपनी गद्दियां अपनी अपनी सुरक्षित करने के लिए, अपनी सीटें, अपने बच्चों की सीटें, अपने पैसे, अपना भ्रष्टाचार
ये सारा का सारा देश का बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो देश को कौन बचाएगा भाई? मैं मलिक साहब बहुत महत्वपूर्ण एक बात और इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, फिर मैं चलूंगा भाऊ के पास। आपने कहा इम्पीचमेंट इनके खिलाफ लाना चाहिए, आप इतने कठोर यस, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पर उन पे इम्पीचमेंट आवे चाहे ना आवे, उससे पहले आप पे कंटेम्प्ट ना आ जाए। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, लाओ ना कंटेम्प्ट, मुझे बोलने का मौका मिलेगा देश के सामने, आप लोगों की सारी सच्चाई उजागर होगी लाइव इस कंट्री के सामने। इम्पीचमेंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ये कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कर रहे हैं। और इसलिए मैं जस्टिस भुइयां से एक उम्मीद और लगाए बैठा हूँ, ये देश लगाए बैठे हैं, ये वकील लगाए बैठे हैं कि जस्टिस भुइयां टू मोटो एक्शन लें और उसको रेफर करें चीफ जस्टिस को कि इसके लिए बेंच गठित करिए, इस काम के लिए इन जजों की ट्रांसफर गलत हुई है और एक बेंच बिठाइए इसकी जांच करने के लिए और उसको रेक्टिफाई करिए। कोलिजियम का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है, बेशक उसमें 5 जज होते हैं, उनको 2 जज भी कैंसिल कर सकते हैं उस ट्रांसफर को। हिम्मत होनी चाहिए इनके अंदर, और ये काम मुझे लगता है जस्टिस भुइयां करेंगे। और जस्टिस भुइयां को एक और काम इस देश पे आसान करना चाहिए, वो ये कि दोबारा उजागर करें उस मामले को, हायर बेंच बिठाएं कि मास्टर ऑफ रोस्टर इज नथिंग बट इज द सीट एंड हाउस ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर जो बड़े बैठे हैं, करप्शन के अलावा इसमें बहुत करप्शन छुपा हुआ है। देश को बचाना है तो मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ देश के सारे वकीलों को खड़ा होना, हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में देश के सभी पत्रकारों को, देश के सारे सोशल साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट को खड़ा होना है। अब समय आ गया, अब चुप बैठने का समय नहीं है। भाऊ मलिक साहब तो कह रहे हैं कंटेम्प्ट के लिए तैयार हूं, कम से कम पूरा देश सुनेगा, एक बात पूरा देश को बताऊंगा कि क्या सच्चाई है इनकी। मैं बताऊंगा। देखिए आशीष जी, किसी ना किसी को खड़ा होना होगा। मलिक साहब आज नहीं बोल रहे, मलिक साहब कई सालों से लगातार इस बात को उजागर कर रहे हैं और ये पीड़ा है उनकी, ये नेतागिरी नहीं है, ये पीड़ा है उनकी, ये पीड़ा है एक भारतीय की। आज तो मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं क्योंकि मैं उसी महाराष्ट्र से हूं जिस महाराष्ट्र ने 3 कलंक दिए हैं। हाँ बिल्कुल सही। बोबड़े, चंद्रचूड़ और गवई। मुझे गर्व था कि रासू गवई से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, पिता तुल्य थे मेरे लिए। मुझे गर्व है ओक साहब पे जो अब ठाणे में बैठे, लेकिन इन लोगों के लिए तो मुझे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। 2 बेहतरीन उदाहरण मैं बता रहा हूं। जस्टिस श्रीधरन ने क्यों ट्रांसफर मांगा था, उसकी ईमानदारी देखिए। जस्टिस श्रीधरन ने बीजेपी को कहां दुखी किया, वो केस भी जनता के सामने आना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फौज के 2 महिला अधिकारी पूरे विश्व को बताते हैं कि हमने सिंदूर में क्या किया। कर्नल कुरैशी, और उस कर्नल कुरैशी को, उस देश की उस बेटी को, उस देश के मान सम्मान को एक कुपड़ भाजपा का मंत्री अभी भी कैबिनेट में है, विजय शाह, वो उसे आतंकियों की बहन कहता है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से है। आप पूरे एक समाज को गाली दे रहे हैं, आप भारतीय फौज को गाली दे रहे हैं, आप मातृत्व को गाली दे रहे हैं। उसका सुओ मोटो श्रीधरन ने लिया था केस, इंदौर बेंच, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पे, और फिर वो केस अभी भी चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रहा है उसका, विजय शाह का। उसके बाद जब उनकी बेटी इंदौर में प्रैक्टिस करना चाहती थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी इंदौर बेंच पे प्रैक्टिस करना चाहती है, इंदौर हाई कोर्ट में, तो मुझे यहां रहना नहीं चाहिए। और कोर्ट ने उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ कर दिया। ये रूटीन था। कोर्ट ने जैसे ही छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर दिया, उनको लगा छत्तीसगढ़ में तो और ज्यादा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, वो तो भ्रष्टाचार की खदान है, ये वहां सीनियरिटी पे जाएंगे, कॉलेजियम के मेंबर बनेंगे, हो सकता है चीफ जस्टिस बन जाए बाद में, तो इनको फर्क में लगाओ। तो उठा के उनको
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनुशंसा करती है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट अपने रिकॉर्ड पे लिखवाता है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर ट्रांसफरिंग हिम टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां वो उनकी सीनियरिटी खत्म होती है। मुझे तो कई बार लगता है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या ये कूड़ादान हो गया क्या? किसी के पास पैसा मिल जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, इतिहास है। और उसके बाद बहुत बड़ी, तब भी हमने ये सवाल उठाया था, कैसा केंद्र सरकार बोल सकता है कि ये जज हमको चाहिए और ये जज नहीं चाहिए? ऑन व्हाट ग्राउंड? तो सरकार के दरबार में मुद्रा करने वाले जज ही रहेंगे क्या फिर जुडिशियरी में? जस्टिस भुइया ने बिल्कुल कहा, और उन्होंने कहा कि कॉलेजियम का और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जब सरकार ने एक कानून बनाया था जज के अपॉइंटमेंट के लिए, और जब उस कानून हमने रद्द करवा दिया और कॉलेजियम को श्रेष्ठ कहा, तो उस कॉलेजियम की श्रेष्ठता बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं सरकार के हर आदेश का क्यों पालन किया जस्टिस गवई ने? इसलिए कि अपने भांजे को हाईकोर्ट में लाना था, इस छोटे से स्वार्थ के लिए। जब हाईकोर्टों में बीजेपी के किसी भी राजनीतिक दलों का प्रवक्ता जब हाईकोर्ट में जज बन के बैठेगा, तो क्या अपेक्षा रख सकते हैं आप? और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट के डिसीजन रिफ्लेक्ट होते हैं। जब जज साहब बीच में छोड़ के चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, उनके दिए हुए फैसले देखिए आम टीएमसी के कितने खिलाफ देते हैं। ये तो जेटली ने कहा था, ये तो हम आप नहीं करें, जेटली ने कहा था। जेटली जी ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को जो जगह दी जाती है उसकी तुलना उन्होंने दिए हुए फैसलों के बाद साथ करनी चाहिए, तो पता पड़ता है कि ये गिव एंड टेक है। और राज्यसभा के सदन में कहा था, इट इज ऑन रिकॉर्ड। एक तो जगह है जहां लोगों का विश्वास है, माए बाप, उसको तो छोड़ दीजिए। क्यों बनते हैं आप जज? आप बनिए ना, वकील बनिए, प्रैक्टिस करिए। वकीलों को बहुत पैसा मिलता है, जजों से भी ज्यादा पैसा मिलता है वकीलों को, ईमानदारी से प्रैक्टिस करो तो। प्रैक्टिस करिए, पैसा कमाइए, कमाना हो तो। लेकिन इस देश के विश्वास को मत बेचिए। बहुत लोगों की आस्था अल्टीमेटली इस संविधान में है, इसलिए कि संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की अवहेलना करने लगे, यदि बागड़ ही खेत को खाए, तो किसान क्या करेगा? नहीं, आपने कहा ना प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस तो अब तो प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं इस देश में वकील। दुष्यंत दवे साहब इस देश के बड़े वकीलों में, दुष्यंत दवे ने वकालत छोड़ दी, प्रैक्टिस छोड़ दिया। कहा अब हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस दौर में भैया, अब तो हम बेंच देख के बता देते हैं फैसला क्या है। ऑन कैमरा बोला है, मैंने क्लिप चलाई है। लेकिन एक क्लिप और आपको जरा सुनवाता हूं, जरा सुनिएगा आज, क्योंकि ये बहुत मतलब एक ऐसी टाइमिंग है। जस्टिस भुइया ने जो बोला और जो संभल में हुआ, अब ये पॉलिटिकल गलियारे में भी आ चुका है मामला। जब सुनिए क्लिप, ये है आज की, अभी 2 घंटे पहले की। चलाइए। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। तो हमने छूट। पहला जज आया था दौड़ के नहीं था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5 साढ़े 4 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारा संदेशा भेजा, मैं सेटिंग करता हूँ, निकल के आए। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो ये काम नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है।
ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी, कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है। और मलिक साहब, देखा आज जी। आपने फिर ये आ गया कि जज ने कहा कि इसको तो 4-5 बार फांसी मिलनी चाहिए, उसका तबादला, अगला जज आया कहा नहीं फांसी मिलनी चाहिए, बदलते बदलते जी। आखिरकार उसका जज आया, फिर आजाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यही हो रहा है। और जे सरकार चाहे इस जज को लगा दो, इसको ट्रांसफर कर दो उड़ीसा, नहीं इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दो, इसका क्या मतलब है कि सरकार को अर्दली जिसको कहते हैं वो जज नहीं चाहिए। और ऐसी सरकार की बात मान के चीफ जस्टिस ने कितना बड़ा अपराध किया देश के साथ। ऐसे चीफ जस्टिस के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। समय आ गया है, इम्पीचमेंट से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। जिस तरह से पारदीवाला बेंच ने फैसला सुनाया था, 3 महीने में फैसला नहीं करोगे, कानून पे हस्ताक्षर नहीं करोगे, हस्ताक्षर मान लिए जाएंगे। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, सभी पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो राष्ट्रपति भी हो, चाहे गवर्नर भी हो। इसी तरह से इस देश में अब करने की जरूरत है किसी साहसी जजों को कि भाई जिसकी इम्पीचमेंट नहीं होगी और जिसका रिकॉर्ड पे साबित हो जाएगा उसने गड़बड़ किया है, उसका इम्पीचमेंट 3 महीने तक अगर आपकी पार्लियामेंट नहीं कर पाती तो उसका इम्पीचमेंट माना जाएगा। ये करना पड़ेगा। इतने दूषित चरित्र और ऐसे अज्ञानी लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। पहुंचने नहीं चाहिए। ये भाषा अब चाहिए कि कुछ नहीं है, अब सीधा इस देश में बोलना पड़ेगा कहां कहां गड़बड़ हो रही है। डायरेक्ट बहुत हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट को बचाना हमारा काम है, देश का सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। जजों को तो अपनी ड्यूटी करनी थी, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे, नहीं करे, बल्कि उल्टा काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट में कॉलेज में बैठे हुए लोग, सुप्रीम कोर्ट कॉलेज में बैठे हुए लोग। तो इसका इलाज जनता को करना चाहिए। जनता मुखर होकर डायरेक्ट हिट करे, डायरेक्ट बात करे। और वो जो कोर्टों में जो बहाने बनाए इस देश में, मूर्ख बनाए इस देश को कि पुख्ता सबूत के बिना आप कंटेम्प्ट में चले जाओगे। अरे पुख्ता सबूत कहां से पकड़े तुम्हारे को? तुम्हारे घरों में पैसा मिलता है करोड़ों रुपये, उसको इम्पीचमेंट नहीं हो पाई इस देश के अंदर। कहां कहां पकड़े तुम्हारे को? जहां आम आदमी की एक्सेसिबिलिटी नहीं, पहुंच नहीं, वहां पैसे मिल गए। देश का पीएम, गृह मंत्री सब चुप है, पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज नहीं की, देश को बताया तक नहीं जो उनकी ड्यूटी है, कहां पैसा था, किसके पास था, किसका पाया, किसका नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट को भी बताना चाहिए था। सबको सांप सूंघ गया। क्या कर रहे हो तुम? इससे साबित नहीं होता कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप देश को बचाने की बजाय अपनी सत्ता बरकरार रखने में तो आप, तुम्हारा विश्वास है, तुम लोग इसके काबिल ही नहीं। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक विचार तुम्हारे दिमाग में भेजे में नहीं है। देश के साथ देश को नपुंसक बनाओगे। 180 देशों में से 161वां नंबर है आपका राइट टू एक्सप्रेशन का, आपकी पत्रकारिता का। 180 लोग बोलने वाले गूंगे खड़े हैं, उसमें आप 161वें नंबर पे खड़े हो। किसने पहुंचाया? जुडिशियल सिस्टम का इंडेक्स दुनिया के देशों में इंडिया का लगातार गिर रहा है। 14 के बाद और भी गिरा है, 23 के बाद और भी गिरा है। इतने नीचे लेवल पे पहुंच गया। ट्रांसपेरेंसी नाम की, या जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, या लोगों को पहले पता चल रहा क्या फैसला आएगा, या महत्वपूर्ण फैसले न केवल पिछले जजों ने किया, जो अब चंद्रचूड़ कहता हुआ घूम रहा है कि जमानत होनी चाहिए, उसी ने बेला त्रिवेदी के पास केस भेजा, तो जो रैंकिंग में सीनियरिटी में सबसे नीचे बैठी थी। अब यही काम इसने किया है, जस्टिस सूर्यकांत ने इसके पास भेजा। 14 कौन सी कोर्ट में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इन बच्चों का, जो मुस्लिम 2 बच्चे हैं जिनकी जमानत अभी तक नहीं दी। तो क्या कर रहे हो भाई आप लोग? जूनियर मोस्ट
लोगों को आप ये केस दे रहे हो, और आप उनको केस दे रहे हो जिनको चोरी चकारी से तुमने जज बनाया। पूरा देश ये मानता है, पूरी वकील बिरादरी मानती है। देश के उन जजों को, जिन सीनियर जजों को इग्नोर करके इनको यहाँ लाया गया, पंचोली एंड कंपनी को या दूसरे और एक जज को गुजरात से, इन जजों को क्या बोलना नहीं चाहिए? क्या इस तरह की जज हो गए हैं हाई कोर्टों में? 50-57 आदमियों की सीनियोरिटी मार के कोई आदमी आया और उन्हें उफ करने की हिम्मत नहीं हुई। इतने कमजोर लोग बैठे हैं हमारी हाई कोर्टों में जो अपनी आवाज नहीं उठा सके, एक अपनी एसोसिएशन की तरफ से पिटीशन नहीं ला सके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनके सामने तुम वो केस लगाते हो जमानत के। गद्दारी कर रहे हो आप पूरे मुस्लिम समाज के साथ, आप बेइज्जती करो समाज की, इस देश के नागरिकों की बेइज्जती करो। आपने हिंदू मुसलमान करके इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मीडिया आप लोगों को भूल नहीं पाएंगी, और जो लोग आज इतिहास बनाने पे लगे, ये इतिहास के जयचंद लिखे जाएंगे हिस्ट्री के अंदर। देखिए आशीष जी, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेता। बिल्कुल सही कहा मलिक साहब ने, बेंच बिठा देना चाहिए, और ये ट्रांसफर जो श्रीधरन का हुआ इसके ऊपर पूरी फिर से इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। आप बताइए मुझे, जस्टिस गवई के बेंच ने अभी एक हरियाणा के केस में उन्होंने एक डिसीजन दिया था अरावली पे। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया। हाँ, उस पर रोक लगाई। हाँ, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार फंस रही थी। हाँ जब जैन जी खड़ा हो गया और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, जब केंद्र सरकार के हाथ पैर फूल गए, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हमको ये केस वापस, और कोई खनन नहीं होगा, और हम इसको रिव्यू करेंगे। हाँ, तुरंत रिव्यू में चले गए। हाँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेल आउट करने के लिए मूर्ख समझते हैं जनता की, देश पूरे जनता को। अरावली के प्रति इतना, आप अरावली के प्रति इतना होते तो दिल्ली सरकार को बर्खास्त करते, जो पॉल्यूशन चल रहा है दिल्ली में। हाँ। आज दिल्ली पूरे विश्व के लिए आज दिल्ली एक सब्जेक्ट हो गया डिस्कस करने के लिए। बाहर के टूरिस्ट का इनफ्लो रुक गया है, दिल्ली में कौन आएगा? आज दावोस में जहां आप जाके आपके वहां पे डेलीगेशन जाते हैं कि हम वहां से अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री गए, हम वहां से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, उद्योगपति लाएंगे। उस दावोस में डिस्कस होता है कि टैक्स से नहीं मरेगा भारत एनवायरमेंट से मरेगा, पोल्यूशन से मरेगा। तुम वो लोग पोल्यूशन से मरोगे। ये विश्व हमको बताता है। सर्वोच्च न्यायालय चुप है, सिर्फ जबानी बात करते, मुंह जबानी बात होती है, जबानी खर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में भगवान को पूछ के फैसले होने लगे हैं। हाँ, ऐसे जज का तो पहले ही दिन, जिस दिन जज ने कहा उसी दिन इंपीचमेंट होना चाहिए था उसका। भगवान से पूछ के क्या? हाँ मलिक साहब कुछ बोल रहे हैं आप? वानखेड़े जी, ये भगवान कौन है? ये भी इनका भगवान, ये भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं। इनका भगवान है सरकार, जो रिटायरमेंट के बाद इनको पोस्ट दे सकती है। इनका भगवान वो नहीं है जिसको जनता जिसमें आस्था रखती है। हाँ। इनका भगवान वो है सरकार के रूप में, जो रिटायर के बाद इनके कटोरे में कुछ डाल सकता है। वो मामला है ये। और जस्टिस श्रीधरन की तबादला करने में तो प्रेजेंट सीजीआई भी शामिल है। हाँ। उड़ीसा से उनको जूनियर बनाना है ऐसे अच्छे जज को, तो ये देश के अपराधी हैं कि नहीं है? बताइए। ये देश को कमजोर करने में, जो देश को कमजोर करने में जिन लोगों के नाम हैं इतिहास के अंदर, गद्दारी जिन्होंने देश के साथ की है, ये उनमें नाम है इन लोगों का। जिन 3 जजों की ट्रांसफर, पहले मुरलीधर की ट्रांसफर करने वाले लोग देश के गद्दार, दूसरा श्रीधरन जैसे अपराइट जज की, जहां टॉर्च लेके बैटरी लेके ढूंढने से देश में जज नहीं मिल रहा तो मोटो एक्शन लेने के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ नेताओं की, उस जज की आप ट्रांसफर करें। मैं तो कह रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को, अब वो जो संभल वाला जज है, खाली संभल के वकील स्ट्राइक ना करें या संभल वाले वकील आवाज ना उठाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूरे बार एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि देश का साथ दीजिए और कंपेल करिए कि उस आदमी की ट्रांसफर वहीं पे हो, तभी जुडिशियल सिस्टम इस देश का जिंदा रहेगा, तभी न्याय की जीत होगी। और ये तीनों जजों के ट्रांसफर में जो लोग शामिल हैं, ये देश के गद्दार हैं। तो इतिहास में गद्दारों के जो नाम है, ये वो हैं, लेखकों को लिखना चाहिए। और जो भी न्यायिक व्यवस्था पे लेख लिखें,
उनमें इन लोगों के नाम शामिल और आने वाली पीढ़ियों को पता चलेंगे 100%। चलिए, और ये कम से कम वो 57 जजों से भी रिक्वेस्ट है कि हम्म, आप लोग अपनी एसोसिएशन के माध्यम से या कोई हिम्मत दिखाइए। देश के सारे वकील आपके साथ हैं। हम तो वेट कर रहे थे कि किसी भी वरना ये देश आपकी कंपिटेंसी पे शक जाहिर करेगा कि आप 57 लोग जिनको इग्नोर मार के पंचोली को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, या तो आप 57 के 57 नालायक हैं, आप इतने इनकम्पिटेंट हैं, या उस व्यवस्था में इतने इनकम्पिटेंट जज आ जाते हैं कि 57 में से छांट के कोई एक लाना पड़ता देश को बचाने के लिए, पंचोली जैसा जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देश का विनाश करने की ओर अग्रसर है, और इस विनाश से बचाने की ड्यूटी पत्रकारों की, वकीलों की और देश की जनता की खुद की है। जब घर के मालिक के पास दो व्यवस्थाएं हैं, वो दोनों गलत काम करें, विधायिका के रूप में या सरकार के रूप में, कार्यपालिका के रूप में, तो हमने तीसरे को घर के टावर पे बिठाया हुआ, गेट पे, टावर पे, 10 फुट ऊंची कुर्सी पे। उसको मैं कहता हूँ न्यायपालिका, जिनको हम ऊंची कुर्सी पे बिठाते हैं ताकि वो दोनों पे वॉच कर सके दूर से। अगर वो भी दो के साथ मिल गया तो घर के मालिक को कौन बचाएगा? घर के मालिक को खुद चौकन्ना होके खुद बचना होगा और व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा, तीनों चीजों को ठीक करना होगा। चलिए, धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। एक बात मैं बता दूं कि अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में जो भी जजेस हैं, उनसे हाथ जोड़ की विनंती है, चुप मत रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि चीफ जस्टिस ने किया मैं क्या कर सकता हूं, भूषण गवई ने किया मैं क्या कर सकता हूं। चुप रहना भी अपराध है। दिनकर बहुत पहले लिख चुके हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये बात जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम बिल्कुल खुल के बात करते हैं, कोई तटस्थता नहीं। हमारा पक्ष है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हम पक्षपाती हैं। लोग कहते हैं ना कि आप फिर वो नहीं हो, न्यूट्रल नहीं हो। हम न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। हम घनघोर पक्षपाती हैं। न्यूज लॉन्चर घनघोर पक्षपाती है, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। हम घनघोर पक्षपाती हैं संविधान के लिए, हम घनघोर पक्षपाती हैं अपने लोकतंत्र के लिए। इसको बचाने के लिए हम पूरी तरह पक्षपाती हैं और आगे भी पक्षपाती रहेंगे। लेकिन हमारा पक्ष सरकार की तरफ नहीं होगा, हमारा पक्ष अफसरशाही की तरफ नहीं होगा। हमारा पक्ष एक ही है, वो है संविधान और लोकतंत्र। इजाजत दीजिए। और चलते चलते आज संभल की बहुत जिक्र हुई है, तो संभल वाले घटना पूरा डिटेल भी सुन लीजिए। एक लास्ट है, हम घनघोर पक्षपाती हैं अपने 140-45 करोड़ लोगों के हित के लिए। हम घनघोर पक्षपाती हैं इस देश में फ्रेटर्निटी के लिए। इसलिए हम पक्षपाती ही सही, हमें इस देश के अंदर फ्रेटर्निटी के लिए जो भी उसमें रोड़ा अटकाएगा और हमारे 145 करोड़ लोगों के साथ जो अन्याय करेगा उसका हिसाब किताब लेना और उसके बारे में बात करना हमारी ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। संभल में जो आपके सामने नजारे देखने को मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वकील आक्रोशित हैं, कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया। तो हमने छूट। पहला जज आया था दौड़ के देखा, उन्होंने बोला कि बाहुबली बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारा संदेशा भेजा, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया।
बड़ा बाहर आ गया तो कोई ये काम, नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी, कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर। मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। ये एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया, एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से यह एफआईआर हुई। अब यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था, सुल्तानपुर इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था। खैर आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जिस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की गई। हम और आप कोई केस लड़ते हैं, जाते हैं कोर्ट में किसी के खिलाफ, वकील से संतुष्ट नहीं होते तो वकील बदल देते हैं, लेकिन बीजेपी जज बदल देती है। यह अंतर है, हम और आप वकील बदलते हैं, बीजेपी जज बदलती है। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन का आपने एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दिल्ली के दंगों में जस्टिस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पारित किए थे, आधी रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर हो गया था, आधी रात को। अभी हमारे राजस्थान के जज थे जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता, उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र गौतम भाई अदानी के खिलाफ कुछ जुर्माना लगा दिया, तो सजा उनको तुरंत मिली, 200 किलोमीटर दूर तुरंत ट्रांसफर हो गया। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे ये लोग 1 मिनट में जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है उसको बांध लेते हैं, उसके हाथ को बांध लेते हैं।